नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका दृष्टि आईएएस की इस नई वीडियो में। मेरा नाम है मनीष। सामान्य तौर से ये माना जाता है कि किसी भी अर्थव्यवस्था में पुनर्वितरण की प्रवृत्ति अर्थव्यवस्था में विकास को बढ़ावा देती है। लेकिन हाल ही में हमें एक और विचार सुनने को मिला, जिसमें कहा गया कि अर्थव्यवस्था में असमानता की प्रवृत्ति से वस्तुतः विकास को बढ़ावा मिलता है। क्या है ये पूरा मुद्दा, आज इन फोकस में समझने का प्रयास करेंगे। सबसे पहले देखते हैं कि आज के टॉपिक के अंतर्गत हमारी चर्चा के सामान्य बिंदु क्या रहने वाले हैं। सबसे पहले हम उस खबर को जानने का प्रयास करेंगे जिसके कारण ये पूरा टॉपिक चर्चा में है। इसके बाद देखेंगे कि अर्थव्यवस्था में एकाधिकार की प्रवृत्ति किस प्रकार से उपभोग को प्रभावित करती है। इसको समझने के बाद देखेंगे कि असमानता और विकास के बीच क्या संबंध है। क्या वास्तव में असमानता बढ़ने से विकास पर सकारात्मक असर बढ़ता है, या फिर पुनर्वितरण की प्रवृत्ति विकास को सकारात्मक रूप से प्रभावित करती है। इन पक्ष को जानने के बाद अंत में आपके लिए एक अभ्यास प्रश्न होगा, जिसका उत्तर आपको कमेंट बॉक्स में कमेंट करके देना होगा। ये जो पूरा विषय है यूपीएससी की मुख्य परीक्षा के सामान्य अध्ययन प्रश्न पत्र 3 से जुड़ता है। भारतीय अर्थव्यवस्था जैसे खंडों से जोड़ करके आप इसे देख सकते हैं। हम आगे बढ़े इससे पहले आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिए और बेल आइकन दबाइए, ताकि हमारे सभी प्रोग्राम का नोटिफिकेशन आपको मिल सके। साथ ही इन सभी प्रोग्राम की पीडीएफ फाइल आपको इनफोकस दृष्टि आईएएस के टेलीग्राम चैनल पर उपलब्ध कराई जा रही है। डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक पर जाकर के आप पीडीएफ फाइल डाउनलोड कर सकते हैं। तो सबसे पहले खबर देखने का प्रयास करते हैं। हाल ही में आपने देखा होगा, लोकसभा चुनाव 2024 के दौरान लगातार विपक्ष ने अर्थव्यवस्था के पुनर्वितरण के मुद्दे को उठाया। पुनर्वितरण को आप किस तरह से देख सकते हैं, ये जब अर्थव्यवस्था में असमानता बहुत ज्यादा बढ़ जाती है, यानी अर्थव्यवस्था में अधिकांश संसाधनों पर पकड़ उच्च आय वर्ग की ही रहती है। मसलन ऊपर के 1% लोगों के पास समाज के लगभग 40% संसाधनों का होना, और नीचे के 50% लोगों के पास संसाधनों का केवल 10% तक सिमट जाना। इस तरह की इस तरह के मुद्दों को हम असमानता के अंदर गिनते हैं। तो इस असमानता को दूर करने के लिए क्या करते हैं कि राज्य द्वारा, स्टेट के द्वारा अर्थव्यवस्था के संसाधनों का वितरण इस प्रकार से किया जाता है कि समाज में एक प्रकार से समानता की स्थिति को स्थापित किया जा सके या असमानता को कम किया जा सके। तो इस प्रवृत्ति में जब हम संसाधनों का वितरण करते हैं तो पुनर्वितरण की प्रक्रिया ये कहलाती है। तो इसका मुद्दा लगातार लोकसभा चुनाव में विपक्ष ने उठाया। हाल ही में पेरिस स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स की एक रिपोर्ट के अनुसार आधुनिक भारत में असमानता का जो स्तर है वो औपनिवेशिक काल से भी ज्यादा रहा है। यानी जब ब्रिटिश शासन की भारत में उपस्थिति थी, जब ब्रिटिश शासन भारत में था, तो उससे भी ज्यादा असमानता आज भारत में बताई गई है पेरिस स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स के द्वारा। कई लोगों द्वारा तर्क दिया जाता है कि असमानता से वस्तुतः लोकतांत्रिक प्रक्रियाओं को नुकसान हो जाता है। कुछ का तर्क है कि असमानता वास्तव में फायदेमंद होती है, क्योंकि ये उद्योगपतियों को निवेश करने के लिए प्रोत्साहन करेगी। निवेश करने के लिए प्रोत्साहन करेगी तो इससे रोजगार सृजन होगा और लोगों का कल्याण होगा। लेकिन असमानता वस्तुतः कई तरह से भारतीय अर्थव्यवस्था या अन्य अर्थव्यवस्थाओं पर नकारात्मक प्रभाव भी डाल सकती है। इसलिए इस पूरे मुद्दे को समझने की आवश्यकता है। सबसे पहले किसी भी अर्थव्यवस्था में एकाधिकार की प्रवृत्ति और उससे उपभोग पर पड़ने वाले प्रभाव को देखते हैं। सामान्य तौर से यह माना जाता है कि कोई भी अरबपति है तो वो अपनी संपत्ति किस प्रकार से हासिल करता है। सामान्य तौर से अरबपति की एक बाजार पर महत्वपूर्ण पकड़ होती है, और इसलिए जब वो उससे संबंधित जब चीजों का, वस्तुओं का निर्माण करता है तो उनकी कीमतों को निर्धारित करने की शक्ति भी हासिल कर लेता है, क्योंकि उसकी उस बाजार पर सामान्य तौर से पकड़ रहती है। और इस प्रवृत्ति के अंतर्गत वो किसी वस्तु की उत्पादन की लागत से बहुत ऊपर उसकी कीमत को निर्धारित करने का प्रयास करता है, और इसे हम कहते हैं मार्कअप सीमा। जब वो किसी वस्तु की उत्पादन की लागत से बहुत ऊपर किसी वस्तु की कीमत को निर्धारित करता है, अपने प्रॉफिट ऑफ मार्जिन को बढ़ाने के लिए, अपने लाभ को बढ़ाने के लिए। और ये सब वो क्यों कर पाता है? एकाधिकार शक्ति के कारण। एकाधिकार की इस प्रवृत्ति का हाल ही में कुछ विकसित देशों में बहुत बहुत महसूस किया गया, और विशेष तौर से कोविड महामारी के दौरान जब विकसित देशों में जो सामान्य वस्तुओं की कीमतें हैं, जो इन्फ्लेशन है, जो मुद्रास्फीति है सामान्य वस्तुओं से संबंधित, वो बहुत ज्यादा बढ़ गई। और उससे बहुत ज्यादा बढ़ने से क्या हुआ कि जो मजदूरों की वास्तविक मजदूरी थी, जब इन्फ्लेशन बढ़ेगा तो उसकी, किसी भी मजदूर की जो किसी वस्तु को खरीदने की शक्ति है वो क्या हो जाएगी? वो कम हो जाएगी। क्यों? क्योंकि मुद्रा की जो वास्तविक ताकत है, मुद्रा की जो वास्तविक वैल्यू है वो कम हो जाएगी। तो वास्तविक मजदूरी कम हो गई मुद्रास्फीति के बढ़ने से,
और उससे उत्पादन पर प्रभाव पड़ा। उत्पादन पर प्रभाव इसलिए पड़ा क्योंकि जब किसी भी समाज में उपभोक्ताओं की उपभोग करने की शक्ति कम हो जाती है, तो उपभोग करने की शक्ति से उस वस्तु के उत्पादन की मांग भी, उस वस्तु की मांग भी कम हो जाती है, जिससे उत्पादन नकारात्मक रूप से प्रभावित होता है और अंततः निवेश भी नकारात्मक रूप से प्रभावित होता है। तो किसी भी अर्थव्यवस्था में एकाधिकार की प्रवृत्ति अंततः उपभोग को नकारात्मक रूप से प्रभावित करती है। इसलिए समाज में सामान्य तौर से माना जाता है कि एकाधिकार की प्रवृत्ति नहीं होनी चाहिए, बल्कि अर्थव्यवस्था की चौतरफा विकास करने के लिए लोगों की सामान्य तौर से क्रय शक्ति को बढ़ाया जाना चाहिए। असमानता और विकास में किस प्रकार का संबंध है, इसको समझने के लिए सबसे पहले आपको गुणक प्रभाव को समझना पड़ेगा। क्या होता है गुणक प्रभाव? मान लिया अगर कोई भी उद्योगपति है, वो कोई फैक्ट्री स्थापित करना चाहता है, तो फैक्ट्री स्थापित करने के लिए सबसे पहले वो क्या करता है कि अपने नए कैपिटल स्टॉक को बनाने के लिए वो मजदूरों को क्या करेगा, मजदूरों को मजदूरी देगा, भुगतान करेगा, और इस भुगतान के माध्यम से वो मार्केट से क्या खरीदेंगे, सामान खरीदेंगे। इससे सामान बेचने वालों की जो आय है वो आय बढ़ेगी, और आय बढ़ने से ये और ज्यादा सामान लाएंगे और फिर मजदूर इस सामान को फिर से खरीदेंगे। तो इस प्रकार से जो किसी भी उद्योगपति द्वारा जो प्रारंभिक निवेश किया जाता है, वो वस्तुतः इस चक्र द्वारा जो निर्मित प्रॉफिट है, जो निर्मित एक पूरी संरचना है, उससे कम होता है। लेकिन जब कंपनियां अपनी बाजार शक्ति का प्रयोग करती हैं और बाजार शक्ति का प्रयोग करके किसी वस्तु की कीमत को उत्पादन की लागत से बहुत अधिक बढ़ाती हैं, मार्कअप का प्रयोग करके, तो और कीमतें बहुत अधिक हो जाती हैं, तो जो श्रमिकों की वास्तविक मजदूरी है वो क्या हो जाएगी, जैसा कि अभी आपको बताया था, कम हो जाएगी। जिससे वस्तुओं की कीमतें, वस्तुओं की खरीद क्या होगी, कम हो जाएगी। वस्तुओं की खरीद होने के कारण सामान्य तौर से क्या होगा, वस्तुओं की अगर खरीद कम हो जाएगी, सामान्य तौर से इस खरीद के कम होने के बावजूद भी जो उद्योगपति है वो अपनी मार्कअप प्राइस के कारण अपनी मार्जिन को बनाए रखेगा। यानी उपभोग कम होने के बावजूद भी कंपनियां कम मात्रा में वस्तुओं की बिक्री से भी लाभ हासिल करती रहेंगी, लेकिन कम खपत शक्ति होने के कारण, क्योंकि जो वास्तविक मजदूरी है वो कम हो गई, तो अर्थव्यवस्था में खपत कम होगी, और खपत कम होने के कारण इससे क्या होगा कि जो निवेश किया जाएगा, उस निवेश से प्राप्त होने वाली उस निवेश से की एक निश्चित आय से जो आय होती थी, वो सामान्य तौर से उस वृद्धि में, उस आय से होने वाली वृद्धि में कमी हो जाएगी। तो यानी एक प्रकार से आप कह सकते हैं कि भले ही एक हिस्से से अपने प्रॉफिट ऑफ मार्जिन को बनाए रखने में सामान्य तौर से उद्योगपति का कामयाब हो जाए, लेकिन एकाधिकार की प्रवृत्ति के कारण होने वाली मजदूरों की वास्तविक मजदूरी कम होने के कारण जो खपत कम होगी, उसके कारण उनके द्वारा निवेश जो किया जाएगा उससे आय में होने वाली वृद्धि पर नकारात्मक रूप से असर पड़ेगा, जो विकास को कमजोर करेगा, विकास को नकारात्मक रूप से प्रभावित करेगा, जिससे प्रॉफिट ऑफ मार्जिन कम नहीं होगा, लाभ प्रभावित नहीं होगा उद्योगपति का, लेकिन इससे विकास की प्रवृत्तियां प्रभावित होगी, अर्थव्यवस्था पर इससे नकारात्मक रूप प्रभाव पड़ेगा। तो एक असमान अर्थव्यवस्था क्या करती है, उन लोगों के हाथ में कम आय रखेगी जिसके पास उपभोग करने की अधिक प्रवृत्ति है। उपभोग करने की प्रवृत्ति सामान्य तौर से किसमें मारी जाती है, जो सामान्य जन है, सामान्य जन, क्योंकि वो अपने सामान्य उपभोग की वस्तुओं पर ज्यादा खर्च करता है, तो उसी की उपभोग करने की प्रवृत्ति को सामान्यतः ज्यादा माना जाता है। और इस प्रकार से अगर उसकी उपभोग करने की शक्ति कम होगी तो इससे अर्थव्यवस्था का विस्तार कम होगा, अर्थव्यवस्था के विस्तार पर नकारात्मक असर पड़ेगा। अब हम देखते हैं कि पुनर्वितरण और विकास का क्या संबंध है। सामान्य तौर से कुछ व्यक्तियों के द्वारा ये कहा जाता है कि जो पुनर्वितरण की प्रवृत्ति है वो वस्तुतः असमानता से भी ज्यादा हानिकारक होती है, क्योंकि पुनर्वितरण से रोजगार सृजन प्रभावित होता है। उद्यमियों को उच्च कर व्यवस्था के तहत धन संचय करने के लिए कम प्रोत्साहन इसके अंतर्गत मिलता है, क्योंकि अगर उद्यमियों को कम प्रोत्साहन मिलेगा तो वो निवेश कम करेंगे, निवेश कम करेंगे तो उत्पादन कम होगा, रोजगार सृजन कम होगा और अर्थव्यवस्था का विस्तार नहीं होगा। परिणाम स्वरूप निवेश और नौकरियों में कमी आएगी, जो अभी आपको बताया गया। लेकिन यहाँ पर यह कहा जाता है कि धन और प्रॉफिट के बीच, धन और लाभ के बीच अंतर करना चाहिए। निवेश भविष्य के लाभ की उम्मीदों के प्रभाव में किया जाता है। अगर आपको कहीं से लाभ होने की उम्मीद है तभी आप निवेश करते हैं, और जबकि धन जो है वो पिछले लाभों से संचित किया जाता है।
और इसमें एक विचार विशेष रूप से महत्वपूर्ण हो जाता है पोलिश अर्थशास्त्री मिशाल कालेकी का। वो कहते हैं कि धन पर जो कर है वो निवेश को प्रभावित नहीं करेगा, और उसका कारण यह है कि निवेश हमेशा भविष्य के लाभों की उम्मीद में किया जाता है। और इसके उदाहरण के रूप में प्रस्तुत करते हैं कि अगर किसी उद्योगपति की संपत्ति पर कर लगाया जाता है तो इससे ये मतलब नहीं निकाला जाना चाहिए कि उसके द्वारा किया जाने वाला निवेश कम हो जाएगा, क्योंकि वो निवेश वहां पर करेगा जहां पर उसको संभावनाएं नजर आ रही है। यानी अगर किसी उद्योगपति को एयरपोर्ट सेक्टर में संभावनाएं नजर आ रही हैं तो वो एयरपोर्ट सेक्टर में निवेश करेगा ही करेगा, क्योंकि वहां से उसको लाभ होने की उम्मीद है। इस आप उस पर कितना कर लगाते हैं ये उसके निवेश को प्रभावित नहीं करेगा, इससे उसका कोई मतलब नहीं है। साथ ही यहाँ पर अर्थशास्त्री थॉमस पिकेटी के विचार को भी समझा जाना चाहिए, जिसमें वो कहते हैं कि अरबपतियों की संपत्ति पर कर लगाने और बुनियादी आय प्रदान करने के प्रस्ताव वो प्रस्तुत करते हैं। उनके द्वारा जो एक प्रस्ताव प्रस्तुत किया गया था वो किया गया था कि अरबपतियों की संपत्ति पर कर लगाया जाना चाहिए और साथ ही बुनियादी आय प्रदान करने के विचार को भी सामान्य तौर से स्वीकार किया जाना चाहिए। कुछ लोग इससे ऐसा हो सकता है कि अर्थव्यवस्था से बाहर निकल जाए, यानी जब आप अरबपतियों की संपत्ति पर वेल्थ टैक्स लगाएंगे तो हो सकता है कि कई लोग निवेश ना करना चाहें और उससे अर्थव्यवस्था से बाहर निकल जाएं। लेकिन अगर आप एक निश्चित आय समाज में लोगों की बनाए रखते हैं तो उससे मांग पर पॉजिटिव असर पड़ेगा, सकारात्मक असर पड़ेगा, और उस मांग को बनाए रखने के लिए लोगों द्वारा स्टार्टअप की भी शुरुआत हो सकती है और नए उद्यमी समाज में उभर सकते हैं, जो उस मांग को सामान्य तौर से जो वितरण के माध्यम से मांग क्रिएट की गई है उस मांग की पूर्ति करने में सक्षम होंगे, और इससे अर्थव्यवस्था का चौतरफा विकास होगा। तो पुनर्वितरण और विकास के बीच एक सकारात्मक संबंध सामान्य तौर से माना जाता है। इससे संबंधित एक प्रश्न भी देखेंगे, लेकिन आपके लिए सोचना है, और सोचना यह है कि 26 जून से आपकी आईएएस प्रीलिम्स 2025 की सामान्य अध्ययन से संबंधित कक्षाएं लाइव ऑनलाइन फॉर्म में प्रारंभ हो रही हैं। इसमें एडमिशन प्रारंभ हो चुके हैं। अधिक जानकारी के लिए आप इस नंबर पर कॉल कर सकते हैं। प्रश्न देखते हैं। प्रश्न क्या है? किसी अर्थव्यवस्था के लिए निम्न में से कौन सी प्रवृत्ति उचित नहीं मानी जाती है? आपके ऑप्शंस है पुनर्वितरण, एकाधिकार, उपभोग में वृद्धि, या उपर्युक्त में से कोई नहीं। इस प्रश्न का उत्तर आप हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर दीजिए। फिर से एक नए सेशन में आपसे मुलाकात होगी। डियर व्यूअर्स, अपने एग्जाम की तैयारी को और बेहतर करने के लिए हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना न भूलें।